जी सर, गुड आपने इवनिंग। ग्रेजुएशन किस विषय से किया था और कब किया था? सर मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया था और ये मैंने 2013 में किया था सर। 2013 से लेके इन 7 वर्षों में आपने क्या किया? सर उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम किया सर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2016 तक काम किया, उसके बाद फिर मैं इस तैयारी में लगा हुआ। तो टाटा कंसल्टेंसी अपने आप में भी बहुत अच्छी कंपनी है। और आपने जी सर। उस और पढ़ाई भी की है। तो आप उधर क्यों नहीं अपने को जी सर। रखे, यहाँ प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सर मुझे बचपन से ही प्रशासन में आने का मन था सर। इसमें जो काम है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ की नेचर ऑफ वर्क थोड़ी डिफरेंट थी सर। वहाँ वर्चुअल मीडियम में ज़्यादा काम होता है और यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक कंसल्टेशन में ज़्यादा काम होता है, जिससे थोड़ी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं इधर आना चाहता था सर। प्रशासन की में कौन सी बातें आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है? एक तो आपने बताया कि कार्य की विविधता, इसके अतिरिक्त और क्या है जी सर। आकर्षण का कारण? सर इसके अतिरिक्त मैं देखता हूँ कि प्रशासन में एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से जो हम काम करते हैं वो उसकी सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए होती है। तो ये भी बहुत मुझे आकर्षित करती है। और तीसरा है सर कि एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहती है, तो इसलिए ये सब मुझे अच्छी लगती है सर। अच्छा, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु आपने प्रशासन को चुना। नहीं सर, मात्र वो एक कारण नहीं है और बाकी कारण भी है, लेकिन हाँ हाँ, वो भी एक कारण है कि यहाँ पर थोड़ा सोशल रिकॉग्निशन होता है। अच्छा, आ, आपने किस विषय से का चयन किया है इसमें? सर इसमें मैंने सोशियोलॉजी का चयन किया है। अच्छा, और आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है सर। ट्रैवलिंग। अच्छा। ट्रैवलिंग सर जी। अच्छा अच्छा, ट्रैवलिंग करना। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि बिहार में कई विदेशी ट्रैवलर्स यहाँ आए और जी सर। उन्होंने भारतीय समाज के बारे में लिखा। बता सकते हैं जी वो सर। कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे? सर जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के राजा थे उस समय इंडिका लिखे थे मेगास्थनीज, जो आए थे और यहाँ पर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी उस समय के जो यहाँ के नियम कानून थे और स्ट्रक्चर्स थे, आर्ट एंड कल्चर, इस सब के बारे आप में। मुझे इसके बताएं। बाद सर जो बुद्धिज्म का पीरियड था। नहीं, आपने जी आपने सर। बताया मेगास्थनीज के बारे में, अच्छी बात बताई। मेगास्थनीज ने जी भारतीय सर। समाज का वर्गीकरण किस आधार पर किया? सर माफ कीजिएगा, किस आधार पे तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 7 क्लासेस में इंडिया मतलब भारत को बांटे थे। बता सकते हैं कि कौन कौन? एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है सर, माफ कीजिए। अच्छा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। एक आपने समाजशास्त्र लिया है और एक जी सर। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आपका होगा। तो एक जी सर। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी क्षेत्र का भ्रमण करते हैं आप, किन किन जी चीज़ों सर। को आप देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं? सर जब मैं एक क्षेत्र का भ्रमण भ्रमण करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर विविधता कैसी है, कि जो बाकी जो समाज में जो डिफरेंट वर्ग के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए कितनी रिस्पेक्ट है और कितना स्पेस दे रहे हैं। वहाँ पे जो कल्चर है वो कैसी है, फोक कल्चर है या एडवांस कल्चर है, और वहाँ पर जो कजिन्स हैं, जो खाने के सामान जो मिलते हैं वो कितना ट्रेडिशनल है और कितना मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, इन सब चीज़ों को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बिहार की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, जी इसके सर। 5 उल्लेखनीय जी तत्व सर। बताइए। सर बिहार की सामाजिक संरचना को देखूं तो इसमें सबसे पहले हमें मुझे दिखता है कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत कम है सर। जैसा कि सेंसस में भी दिखा गया कि मात्र 11.3% जो है अर्बनाइजेशन है, तो ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज है जो कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है।
और इस कारण से वहाँ पर लिटरेसी भी थोड़ी कम है। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम और रिलीजन बेसिस पे या जेंडर बेसिस पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये सब भी कुछ ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं सर। इसके अलावा देखूँ तो जो माइग्रेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो फ्लड के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ नहीं पाती हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कम है, जिसके कारण लोग बाहर जाके माइग्रेट करते हैं। इसका एक तो फायदा होता है सर कि रेमिटेंसेस आते हैं, लेकिन उससे स्किल भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं सर। फिलहाल तो मैं यही बता। जाति और धर्म ये बड़ी प्रमुखता के साथ उत्तर भारत के किसी भी राज्यों में देखें, ये बड़ा प्रमुखता के साथ है। और ये जाति और धर्म जो है वो कई तरह की अन्य सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। क्या भारत में, मुझे सुनाई नहीं दी सर, फिर से थोड़ा रिपीट करें। जाति और धर्म जो है उत्तर भारत की राजनीति से लेकर के सामाजिक व्यवस्था में भी जी सर बहुत गहरे पैठ बना चुका है और ये कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। मेरे विचार से जाति और धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? सर मुझे जहाँ तक लगता है सर कि जाति और धर्म जो है वो लोगों को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है सर। तो जाति और धर्म का होना ये मतलब गलत खराब नहीं है सर, पर जाति और धर्म के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्टिज्म होता है, ये रिलीजियोसिटी होती है, इन सब चीजों से प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि सर जाति और धर्म को फिलहाल खत्म करने की बात नहीं करनी चाहिए, पर जातिवाद और जो धर्मवाद होता है उसके कारण जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। सांप्रदायिकतावाद क्या है? माफ कीजिएगा सर, क्या आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे सर? सांप्रदायिक नहीं समझते हैं? मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझता हूँ सर। संप्रदाय, धर्म, रिलीजन, इसी से संबंधित संप्रदाय होता है। सांप्रदायिकतावाद। सर क्या आप कम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं? यस, कम्युनलिज्म की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी सर। सर कम्युनलिज्म जब एक रिलीजन के बेसिस पे किसी रिलीजन के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट में हो या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो, तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं सर। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जी सर जो उनका बेस वही है और वो जीत भी जाते हैं, सीटें जीत भी जाते हैं। जी सर। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं या बुरे संकेत? नहीं सर, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है सर, क्योंकि इससे जो है वो फिर वही जातिवाद और ये कम्युनलिज्म जो वो फैलता है सर। चाहे आप देख लीजिए एक बड़ी सी बड़ी पार्टियां हैं, वो भी चुनाव के समय में पोलराइजेशन कराने के लिए इसका सहारा लेती है। जी सर। बिहार, उत्तर प्रदेश में खासकर ये देखने को मिलता है। जी सर। दक्षिण भारत में ये चीज़ें नहीं, वो वहाँ ब्राह्मणिज्म और नॉन ब्राह्मणिज्म का फिर भी है ही। जी सर। लेकिन यहाँ आपको ये ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर इसके पीछे मैं कुछ कारण देखता हूँ। जैसे कि पहला चीज़ जो है वो बिहार और यूपी में लिटरेसी काफ़ी कम है सर, और जो रूरल एरिया ज़्यादा है, और इन दोनों के कारण से लोगों को समझ नहीं उतनी डेवलप हो पाती है कि वो किस बेसिस पे अपने वोट को दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसलिए वो इन पार्टी के लीडर्स के बहकावे में आके फिर उन्हें वोट दे देते हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन, इलिटरेसी और क्या कहते हैं ये मतलब रूरलाइजेशन जो है वो, ये दोनों मेन प्रॉब्लम है सर। आजकल बहुत प्रतिक्रिया स्वरूप ही सही है, वो हिंदू वाला जो चीज़ है, हिंदुवाद, वो बढ़ता जा रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू एक धर्म है, और एक विचारधारा ये होती है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, एक संस्कृति है। तो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
सर जैसा कि मैंने पढ़ा है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुत्व जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने का तरीका है और वो सिर्फ उसको धर्म से नहीं ये आंकना चाहिए। जैसे कि हमारे जो पुराने धर्म जो हमारे सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम थे जिसमें एक धर्म एक बहुत इम्पोर्टेंट था, उसमें भी धर्म को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाता था जिसमें आपसी समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, प्लुरलिज्म होना चाहिए, इन सब की बात की जाती थी सर। तो अगर डिफरेंस की बात करूं सर तो रिलीजन को सिर्फ एक रिलीजन देखना मतलब कि उनको वो बहुत रिलीजन को अगर मतलब रिलीजन तब में देखा जाए तो वो एक बहुत ही संकीर्ण ये है और अगर उसे वे ऑफ लाइफ के टर्म में कल्चरल टर्म में देखा जाए तो वो थोड़ा डाइवर्स है जिसमें हर एक रिलीजन की उपस्थिति और उनको उनके लिए टॉलरेंस होती है सर। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जी सर। आजकल बहुत चर्चा में रहता है। बिहार इस मामले में धनी है फिर भी गरीब है, ये इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर जैसा कि बिहार में देखा जाए तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है जो 35 साल या फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर बिहार में प्रॉब्लम है कि सर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है और इसीलिए वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर काम करता है, जिसके कारण ना उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, ना उसे सोशल सिक्योरिटीज़ के बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके कारण उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो हम डेमोग्राफी तो हमारे पास है लेकिन वो डेमोग्राफी डिविडेंड बन नहीं पाई है सर और इसीलिए हम उसे ह्यूमन कैपिटल के रूप में यूज नहीं कर पाते और इसीलिए बिहार पुअर है। आप देखिए लगातार चाहे वो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो या जी सर उसका दुष्प्रभाव कहें, पश्चिमी संस्कृति बुरी नहीं है, कोई भी संस्कृति बुरी नहीं होती है, लेकिन उसके जो अभी देखें हमारी दृष्टि चूँकि बदलती नहीं है और हम लोग अंधा अनुकरण कर देते हैं, इस कारण हम लोगों के सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ रही, जिसको हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अवमूल्यन हो रहा, डिवैल्यूएशन हो रहा। तो ये इसके क्या कारण आप देखते हैं? सर इसका सबसे प्रमुख कारण अगर बोलें तो सर जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और इसके कारण जो हम जो कल्चर वहाँ से कल्चर के ट्रेट्स जो हैं जो बाहर से वेस्टर्न सोसाइटी से हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं और उसको बिना मॉडर्नाइज किए बिना मॉडिफाई किए हम जो अपने संस्कृति में ले रहे हैं, इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं सर। ये कल्चर रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं जैसे कि अगर हाँ बोलिए जी सर, जैसे कि अगर फैमिली की बात करूं सर तो हमारे फैमिली जो है वो पहले हमारे जॉइंट फैमिली थे, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ वर्क अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हुआ तो विमेन भी बाहर जाके अपॉर्चुनिटी मतलब वर्क काम कर रही हैं, लेकिन उनको फिर घर के कामों को मतलब उनकी डबल शिफ्ट हो गई है सर, वो बाहर भी काम करती हैं और घर में भी उनको काम करना पड़ता है। तो ये जो है मुझे लगता है ये गलत हो रहा है। आपने सही कहा, इस कारण जो है दोनों स्त्री पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, इस वजह से घर की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही और इसके कारण आप देखेंगे कि वृद्धों की उपेक्षा हो रही है और उसके लिए बहुत सारे देखेंगे आपकी वृद्धावस्था जो आश्रम भी खुले हुए हैं। तो वृद्धावस्था आश्रम को अगर हम लोग फ्लरिश करते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। जी सर, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर मैं समझता हूँ कि हमें एक मिडिल पाथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग तो हैं जिनके कोई डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कोई भी बच्चे नहीं है या वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उनके लिए तो वृद्धाश्रम होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप मतलब बच्चे हैं जो अच्छे कमाते हैं, उनमें थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनमें थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये हमारे जो ये चीज़ें आई हैं सर वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ से आई हैं
और वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव करके रखता है और वो भी समझता है कि हमको अकेले ही रहना है। पर हमारे समाज में ऐसा नहीं है। हमारे समाज में बच्चे जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चे पर सारे अपने सेविंग्स खर्च कर देते हैं। तो उनके पास कुछ सेविंग्स रहता नहीं है कि जिससे वो अपने बुढ़ापे को चलाएँ। तो इसीलिए हमें थोड़ा बेटर सोशलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है सर। साथ ही साथ जो वृद्धाश्रम है उनको भी अच्छा क्वालिटी का बनाने की ज़रूरत है सर, क्योंकि कुछ जो लोग डिपेंडेंट नहीं है वो तो वहीं रहेंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं वो वहीं रहेंगे। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि अ, अगर आप देखें वुमेन के स्थिति के बारे में, साउथ इंडिया में जी सर। देखिए, अगर साउथ में जाइए वहाँ देखिए, बंगाल में जाइए वहाँ भी देखिए, जी बंगाल सर। में तो विशेषकर देखिए महिलाओं की जी स्थिति सर। बहुत अच्छी है उत्तर भारत के जी सर। राज्यों की अपेक्षा। जी सर। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? बंगाल इतना मातृसत्तात्मक समाज के रूप में है, या साउथ में भी देखें तो ज़्यादा दिखाई जी पड़ता सर। है उत्तर भारत की जी अपेक्षा? सर। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे निम्नलिखित कारण है सर। जैसे कि पहला कारण है सर जो भक्ति मूवमेंट, और जो उसके दरमियान जो एम्पावरमेंट हुआ वुमेन को पार्टिसिपेशन मिला। जैसे कि जो कृष्ण भगवान जी का इतना ज़्यादा ये हुआ और दुर्गा माँ का हुआ। तो वो उन सब के कारण थोड़ी-सी वुमेन की स्टेटस जो है बंगाल और साउथ में बढ़ी सर। उसके अलावा सर जो मैरेजेस हैं जिसमें डाउरी सिस्टम इतनी ज़्यादा होती है, नॉर्थ इंडियन की जो मैरेजेस है उसमें एक तो डाउरी सिस्टम होती है, दूसरा जो वुमेन है वो किसी अननोन घर में जाके रहती हैं, जहाँ पर उनको पहले से कोई नहीं जानता। लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादातर मैरेजेस होती हैं, वो आपस में ही नोन घर में होती हैं और इसीलिए उनकी वहाँ पर थोड़ी सिक्योर वो रहती हैं। तीसरा सर कारण है मुझे लगता है कि एजुकेशन का। हमारे बिहार और इधर के एरियाज़ में एजुकेशन लेवल वुमेन का काफ़ी कम है, जिसके कारण इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट ना होने के कारण वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं और उनके कारण उनकी उपेक्षा होती है। और चौथा कारण फिर वही लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का भी कहेंगे सर, लैक ऑफ अर्बनाइज़ेशन का भी कहेंगे, क्योंकि वो अर्बन वैल्यूज़ जो है वो उतनी ज़्यादा गाँव में आ नहीं पाई है। ये कुछ रिनासा का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है बंगाल में? जी सर, रिनेशा का बहुत ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया और मुझे लगता है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है सर। इसलिए दुर्गा का कल्ट वहीं पर उत्पन्न होता है। जी, जी सर। जी सर। थैंक यू सर। ये आपने सही कहा और सही एनालिसिस बताया जी सर। आपने। मुझे ये बताइए कि आपको पढ़ना भी है सोशोलॉजी में, टोटम क्या होता है? सर टोटम जो है वो डर्कहाइम के द्वारा दिया गया एक कंसेप्ट था। रिलीजन के ऊपर स्टडी उन्होंने किया था और उन्होंने टोटम के बारे में बताया था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, जो जिस सोसाइटी को उन्होंने पढ़ा था, उस सोसाइटी में एक एलिमेंट था जिसे बहुत ही सेक्रेट समझा गया था कि उसकी पूजा की जाती थी और उसको बाकी जो चीज़ों से है उसके से अलग रखी जाती थी। और उसी को उन्होंने टोटम दिया था, जो समाज का एक सिंबल है सर, जिसको सब वर्शिप करेंगे और उसी के वर्शिप को ही रिलीजन कहेंगे। मतलब वो एक सिंबल है, सेक्रेट थिंग जो होता है वही समाज का, वही टोटम कहलाता है सर। अच्छा, अगर हम पूरे भारत की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो जी सर। कई ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए, उनके थॉट्स जब पढ़ते हैं, मैं दयानंद सरस्वती को पढ़ता हूँ तो उनमें उन्होंने कहा कि बैक टू वेदांत। जी सर। इसे कहने का अर्थ क्या? पीछे क्यों जाएं हम, आगे क्यों नहीं? जी सर, उनका कहना था सर, जो वेदा है उनकी जो चीजें हैं जो उनमें लिखी हुई हैं वो बाद के समाज में फॉलो नहीं हुई। जब धर्मशास्त्र का समाज था सर, जब मनुस्मृति आई और बाकी सब आया, उस टाइम में बहुत ही सोशल डिस्पैरिटी हो गई और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम वेद का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें उसके अनुसार से अपने समाज को बनाएं, जिसमें हर एक लोग का सम्मान हो, हर एक वर्ग का सम्मान हो और इक्वल पार्टिसिपेशन हो।
आप सोशोलॉजी में पढ़े होंगे, विवाह का प्रकार पढ़े होंगे, कई प्रकार के विवाह जी का सर। प्रचलन रहा है। जी सर। अगर आप गुप्त जी पीरियड सर। में पढ़ें तो जिसे मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, उस पीरियड में विवाह के 8 प्रकार जो है उनकी चर्चा है। उसमें जी एक सर। विवाह है आर्ष विवाह। आप आर्ष बता सकते हैं जी ये सर। आर्ष विवाह क्या है? मैं 1 मिनट सोचने के लिए अगर हाँ, वक्त मिले तो मैं लेना कोई बात चाहूंगा सर। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा नहीं। हूँ अच्छा, आर्ष कोई विवाह। बात नहीं। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर है? सर अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें जो मतलब मेल है वो एक हायर कास्ट से होता है और जो फीमेल है वो लोअर कास्ट से होती है। और प्रतिलोम विवाह होता है जिसमें फीमेल जो है वो हायर कास्ट की हैं और जो मेल हैं वो लोअर कास्ट की हैं। इसमें जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, इसमें किसको मान्यता प्राप्त थी? सर इसमें अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त है। तो वर्तमान में अगर देखें आप, तो अभी भी ये मानसिकता बनी हुई है लोगों की। जी सर। और अगर आप अनुमंडल अधिकारी बनते हैं और इस प्रकार के कभी कभी जी विवाद सर। बहुत आते हैं और उसको सुलझाना होता है, जी। तो जी वैसी सर। दशा में आप इन सब चीज़ों को समाज में, चूँकि इसके कारण बहुत कभी कभी आपसे में सामाजिक विद्वेष इतना बढ़ जाता है कि मर्डर तक हो जाती है। तो इस पर नियंत्रण के लिए आप क्या जी सर। उपाय करेंगे? सर सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पे अपॉइंट होगा और ये सब देखूंगा तो मैं कुछ दिशा में काम करूंगा कि सबसे पहला तो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा समुदाय मतलब इनिशिएटिव लूंगा जिसमें सारे कास्ट के लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे वो अपर कास्ट हैं या लोअर कास्ट हैं। जैसे समुदाय भवन में कोई फेस्टिवल मनाना या फिर कोई वीकली या 15 दिन पे या महीने में कोई फेस्टिवल या कोई इनिशिएटिव लेना। इसके अलावा सर वहाँ पर मैं को एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा ताकि लोग एक दूसरे की जो असमानता है एक दूसरे के खिलाफ जो वो सब इनइक्वालिटी जो है वो कम हो। इसके इसके अलावा सर मैं इंस्टीट्यूशन जो है उसको ऐसा बनाऊंगा, जैसे पुलिस सिस्टम है वो ऐसा बनाऊंगा कि अगर कोई भी ऐसा मामला आए तो उसको प्रोटेक्शन मिले और वो पुलिस में आके वैसे कंप्लेन कर सके अगर कोई कम्युनिटी डरा रहा है या कुछ करा रहा है। और चौथा सर, अगर कुछ वैसे असामाजिक तत्व होंगे जो ऐसे इन चीजों के खिलाफ काम कर रहे होंगे तो उन पर भी मैं नकेल कसने की कोशिश करूंगा सर। आपकी नियुक्ति एज ए डीएसपी मैं किसी अनुमंडल में कर रहा हूँ, तो जी सर। आपका आपकी जो ज्वाइनिंग आपने दी, उसके बाद आप पहला कार्य क्या होगा जी आपका? सर धन्यवाद मुझे ऐसा ऑफर देने के लिए सर। अगर मेरी नियुक्ति होगी तो सबसे पहले सर मैं देखूंगा कि सिस्टम जो हमारा है उसमें कम्प्लेक्सिटीज कैसी है, मतलब कितनी एक्सेसिबिलिटी है लोगों की वहां तक। क्या लोग डरते हैं वहां आने से कि मतलब जो थाना है वहां आने से, उनके लिए स्पेशल मतलब जैसे विमेन है या फिर जो डिसेबल हैं उनके लिए क्या उतनी व्यवस्था की गई है कि वो बेहिचक आके वहां पर अपने केसेस को रिपोर्ट कर सके। इन सब चीजों पे काम करूंगा और हो सके तो सीसीटीवीज भी लगाऊंगा हर थाने में सर, लगवाऊंगा। आप एक सिचुएशंस मैं दे रहा हूँ कि जी सर। मान लीजिए आपकी नियुक्ति बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होती है, जो कि आपकी प्रथम वरीयता है। मैं जी आपको सर। एसडीओ के पद पे बिठा रहा हूँ और आप सोशल व्यक्ति भी हैं और आप बच्चों के जी सर। कल्याण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के कल्याण की बात कर रहे हैं। तो एक आंगनबाड़ी योजना चलती है जी सर। और आप गांव में इंस्पेक्शंस करने गए हैं, तो आपने आंगनबाड़ी वाली योजना का भी निरीक्षण कर लिया। जी सर। हालांकि आप गए थे किसी अन्य कार्य के लिए, कि आपने उसका भी निरीक्षण कर लिया। जी वहाँ सर। पर बहुत अनियमितता पाई आपने, जी सर। और उस अनियमितता के चलते आपने सीडीपीओ को भी बहुत फटकार लगाई।
जी सर। और सीडीपीओ जो हैं वो आ, हमारे जिलाधिकारी की बहुत निकट उनका रिलेशनशिप है। और जी उनकी सर। उनका फ़ोन आता है कि तुम कहाँ गए हो, तुमको कौन सा कार्य हमने दिया था उसको आपने पूरा नहीं किया जी अभी तक, आपको फटकार लगाए, क्या पीछे पड़े हुए झूठ मूठ का, छोड़ो इसको। वैसी जी दशा सर। में आप क्या करेंगे? सर पहले तो अगर मैं आंगनवाड़ी काम के निरीक्षण के लिए जाऊंगा तो सबसे पहले जो मुझे काम जिस काम से वहां गया था वो काम को खत्म करने के बाद ही वहां जाऊंगा। और ऐसे अगर एक बार फोन आता है तो फिर वहां पर मैं अपनी बात रखने की ये रहूंगा कि मैंने उस काम को खत्म किया है सर। और साथ ही साथ जो ये पास में था और इसमें निरीक्षण करने पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है सर। और इसीलिए इसे अभी मतलब वार्निंग देके सुधारने की जरूरत है, नहीं तो फिर ये और भी बढ़ जाएगा और उससे काफी प्रॉब्लम होगा वहां पर एजुकेशन को रिलेटेड। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा सर। उन्होंने और उन्होंने अगर कहा वो समझ गए। उन्होंने कहा जी कि सर। आप मौखिक रूप से ही डांट दो, अब बाकी तुम चले आओ। जी सर, अगर वैसा रहेगा सर तो मैं वहां पे मौखिक रूप से जो काम कर सकता हूँ, जो मतलब वार्निंग दे सकता हूँ वो दूंगा। और फिर आके उसको एक प्रोसेस के थ्रू उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू अकाउंटेबल करने की कोशिश करूंगा सर आने के बाद। अच्छा, यानी आप जिलाधिकारी की बात मान लेंगे? जी सर, वहां पे मैं मौखिक देखिए और उसके बाद आके यहाँ पर फिर ऐसा नहीं है कि मैं उसे इस इशू को छोड़ दूंगा सर। उसको लीगल तरीके से जो इनिशियल मतलब लिया अकाउंटेबल किया जा सकता है वो प्रोसेस को फॉलो करूंगा सर। अच्छा, अभी सरकार ने नई कृषि नीति बनाई है। जी सर। आप कृषि नीति बनाई है सरकार ने, और कृषि जो है वो किस विषय का के अंतर्गत आता है, राज्य सूची में या केंद्र सूची में? सर वो स्टेट लिस्ट में आता है सर। राज्य सूची में आता है, सही कहा आपने। मतलब राज्य की सूची में। और जी सर। केंद्र ने नई कृषि नीति बनाई जी और सर। संघीय व्यवस्था के तहत कोई भी मीटिंग नहीं की, राज्यों जी के सर। से कोई परामर्श नहीं लिया, और नई कृषि नीति को उन्होंने घोषणा कर दी और कहा इसको अब लागू करना। अब नई कृषि जी नीति सर। से देख ही रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जो कि खासकर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो इसका विरोध कर जी रहे हैं। सर। पंजाब बहुत विरोध कर रहा है, जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत आगे है। जी सर। आपको क्या लगता है कि ये केंद्र के द्वारा राज्यों के ऊपर थोपा जाने वाला कानून के तहत है, ये संघीय व्यवस्था पर चोट है? सर मुझे जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर, ये जो लॉज बनाए गए हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स जो एक लिस्टिंग है उसके ऊपर बनाया गया है, जो कंकरेंट लिस्ट में आता है। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसमें अधिकार है लॉ बनाने के लिए। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि संघीय व्यवस्था पर बहुत बड़ा चोट है सर। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब भी ऐसे कुछ चीजों में काम किया जाए तो जो भी स्टेट, चूंकि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है जो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो पहले इसमें राय परामर्श जो है कर लेना चाहिए, चाहे वो इंटर स्टेट काउंसिल में हो या कहीं पर भी हो, डिफरेंट स्टेट के साथ कर लेना चाहिए और फिर इसको लाए ताकि प्रोटेस्ट ना हो और अच्छे से ये लागू हो सर। अच्छा, नई कृषि नीति की 3 प्रमुख बातें बताइए। सर क्या आप नई कृषि नीति मतलब आप जो नई लॉ आए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं? फार्मर्स लॉ जो 3 नई आए हैं। कृषि नीति, शिक्षा नीति नहीं, कृषि नीति। हाँ सर, जो कृषि नीति में जो 3 लॉ अभी आए हैं उन्हीं के बारे में आप हाँ, शायद मैं बात उसी कर के रहे बारे हैं में बात सर। कर रहा हूँ। जी। तो उसमें 3 लॉज आए हैं सर। एक तो सबसे पहले जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड करता है, जिसके थ्रू वो जो कुछ ग्रेन्स हैं जैसे कि ऑयल सीड्स है या फिर पोटैटो है, ये सब चीजों को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर करता है, ताकि जो प्राइवेट पार्टी है या विदेशी लोग हैं वो इस चीजों में इनके स्टोरेज, इनके प्रोडक्शन, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर सकें और कोल्ड स्टोरेज चेन बन सके। दूसरा जो है सर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है सर, जिसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आएगा और जो छोटे किसान हैं वो इनके साथ जुड़ के जो रिस्क है डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का वो शिफ्ट हो जाएगा
इनके पास, जो कॉरपोरेशंस हो गए उनके पास। और तीसरी जो नीति है सर, वो एपीएमसी एक्ट को अमेंड करती है सर, जिसमें जो मंडी है उनके उनसे किसानों को आज़ादी मिलती है कि किसान जो है अपने फसल को कहीं भी जाके भेज सकते हैं, चाहे वो इंटर स्टेट बेचें या इंट्रा स्टेट बेचें। उन पर कोई कंपलसरी नहीं है कि उन्हें ये स्टेट मंडीज में ही बेचना हो, ताकि उन्हें उनका अच्छा दाम मिल सके। आप अगर माइन्यूटली इसको देखें तो ये कृषि का निजीकरण की ओर बढ़ना है, दिख रहा है कि इसमें निजी पूंजी की निवेश जो है वो बढ़ाई जाए। जी सर। और कॉरपोरेट जगत को कृषि के क्षेत्र में और लाया जाए। अभी भी है, बहुत लोग हैं, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। जी सर। आप मुझे बताइए, जहाँ लागू है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत तेजी से, उनकी भी अर्थव्यवस्था को आप देखिए, क्या वहाँ पे महाराष्ट्र में कृषक सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं? जी सर। तो बिहार जैसे राज्यों में ये कोई कल्पना नहीं होगी कि बिहार का जो कृषक है वो अपने उत्पाद को ले जा कर के उत्तर प्रदेश में भी बेच सकता है। वो अपने गांव से निकल के बाजार तक में नहीं पहुंच पाता है, बिचौलिए वर्ग को ही गांव में दे देता है। तो ये आपको नहीं लगता है कि इस तरह से और बिचौलिया वाला वर्ग जो है वो पैदा होगा? सर, जहाँ तक बिहार की बात करूं सर, तो यहाँ पर लगभग 90% जो किसान है वो छोटे और मध्यम वर्ग के हैं, जिनकी जो जमीन है वो 2 एकड़ से भी काफी कम है, और इसीलिए उनकी बार्गेनिंग पावर काफी कम है सर। तो मुझे लगता है कि अगर इस नीति को बिना मॉडिफाई किए बिहार में लागू किया जाएगा तो बिचौलिए और ये इनका थोड़ा हो सकता है सर। लेकिन वही है कि अगर बेटर रेगुलेशन किया जाए इन सब चीजों पर तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है सर। अभी नई शिक्षा नीति भी बनी है, आप इस शिक्षा नीति को किस रूप में देखते हैं? सर, मैं इसे एक इवोल्यूशन की तरह देखता हूं सर, कि नई शिक्षा नीति है जो नई चीजों की बात करती है। शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन और फंडामेंटल एजुकेशन, इन सब चीज़ों की बात करती है। तो मैं इसे एक एवोल्यूशनरी तरीके से देखता हूँ कि एक एवोल्यूशन लाएगा हमारे सोसाइटी में, क्योंकि इसमें स्पेंडिंग की भी बढ़ाई गई है। इसमें कुछ तत्व मुझे गांधीवादी मूल्य भी दिखाई पड़ते, वो एस्पेक्ट बताएं कि क्या है वो, मेरे कहने का अर्थ क्या है? जी सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात करूं तो सर, पहला चीज जो इसमें बात की गई है कि 5th क्लास तक जो है वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। ये गांधी जी के सिद्धांतों पर बेस्ड है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई हो। दूसरा सर, जो वोकेशनल एजुकेशन की बात की है कि 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन को महत्व दी जाएगी, तो वो भी गांधी जी का जो कंसेप्ट था उस पर बेस्ड है सर। और जो इसका एम है एजुकेशन का कि सेल्फ रिलायंस, बच्चों को सेल्फ रिलायंस बनाना है, वो गांधी जी की नई तालिज्म जो एजुकेशन पॉलिसी थी सर, उससे इंस्पायर्ड है। पेपर पढ़ते हैं? जी सर, पढ़ता हूँ। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर, मैं द हिंदू पढ़ता हूँ। हिंदू? हिंदू में जो कल का जो आर्टिकल था वो एडिटोरियल, वो क्या छपा था? सर, कुछ आर्टिकल्स तो यूएस के इलेक्शंस पे छपा था सर, और कुछ बिहार के इलेक्शंस पे छपा था, पर पर्टिकुलर आप किस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं मैं वो नहीं समझ। अच्छा, ये यूएस के इलेक्शंस को आपने देखा होगा? जी सर। पूर्व के जितने इलेक्शंस हुए हैं यूएस के, इस बार के इलेक्शंस में बहुत नई चीजें दिखाई पड़ी। जी सर। क्या क्या नवीन तत्व दिखाई पड़े? सर, पहला चीज अगर बात करूं प्रोसेस की, तो इसमें मेल इन वोटिंग, जिसको हम यहाँ पर पोस्टल वोटिंग करते हैं, उससे काफी ज्यादा वोटिंग की गई। और दूसरा चीज, ये जो काउंटिंग ऑफ वोट्स थे वो काफी दिन तक चला, 3-4 दिन तक, इलेक्शन डे के बाद भी चला। चूंकि कुछ स्टेट्स थे जैसे पेंसिल्वेनिया और नेवाडा, ये सब स्टेट थे, वो सब 3 दिन बाद तक काउंटिंग कर रहे थे सर। ये तो प्रोसेस की बात हुई सर। पर अगर जो कैंपेन की बात करूं सर, तो कैंपेन में भी बदलाव दिखा। कैंपेन जो है पूरा पोलराइज कर दिया वहाँ की सोसाइटी को,
कि या तो आप इसके तरफ हैं या तो इसके तरफ है, और उस तरह से वोटिंग हुई सर, जो पहले कभी यूएस के इलेक्शंस में नहीं देखी जाती थी। ट्रंप इसके बावजूद भी बहुत असंतुष्ट दिखाई क्यों पड़ते हैं? सर ट्रंप चूंकि वो हार गए हैं इलेक्शंस, तो शायद और बहुत ही लो मार्जिन से हारे हैं, तो इसीलिए वो थोड़े असंतुष्ट दिखाई। इलेक्शंस पे के प्रोसीड्योर पर उन्होंने प्रश्न लगाया, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, ये जी सर। किस के चलते गए उन्होंने? सर वो मेल इन वोटिंग जो थी वहाँ की पोस्टल वोटिंग, उसके चलते गए कि उन्हें लगा कि जो पोस्टल वोटिंग है उसके थ्रू बहुत सी करप्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं और उनके खिलाफ बहुत ही वोटिंग की जा रही है। वो उनका शक था सर, जैसा कि वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने भी इसको नकार दिया था, तो इस शक के बेसिस पे वो वहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट गए सर। भारत में उनके जीत के लिए बहुत हवन कार्यक्रम भी चल रहे थे, न्यूज में सुनो देखा होगा। जी सर। जी सर। जो बाइडेन इसको किस रूप में लेंगे? सर मुझे लगता है कि यूएस एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही समझदार डेमोक्रेसी है। वो इन सब छोटे छोटे चीजों को उतनी ज्यादा सही मतलब ये ढंग से नहीं लेगा, क्योंकि वहीं उसी समय कमला हैरिस जो जिनका एशिया मतलब इंडिया से ओरिजिन है, उनके माँ और इंडिया की हैं, उनके लिए तमिलनाडु में पूजा चल रहा था कि वो जीत जाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजों पर उतना ध्यान जाएगा जो बाइडेन का। भारतीय प्रधानमंत्री जब यूएस के दौरे पे गए थे और उन्होंने ट्रंप का हाथ उठाकर कहा अब की बार ट्रंप सरकार, क्या जो बाइडेन को अच्छा लगा होगा क्या? जी सर, हो सकता है कि वो उनको वहां पे अच्छा ना लगा हो सर, पर मुझे लगता है कि जब दो कंट्री जो बाइडेन ऐसे पर्सनली नहीं, वो एज ए प्रेसिडेंट इंडिया से डील करेंगे, और एक प्रेसिडेंट होने के नाते उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, अपनी मतलब कंट्रीज के कंसर्न्स होंगे, और वो उस बेसिस पे इंडिया से इंटरेक्ट करेंगे। और इंडिया और यूएस का जो एक दूसरे का समन्वय है, चाहे वो डेमोक्रेसी को रिलेटेड हो या हमारा जो थिंकिंग को रिलेटेड हो, चाइना के अगेंस्ट की पॉलिसी को रिलेटेड हो, तो इसमें काफी परिपक्वता है सर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब उतना ज्यादा इफेक्ट जो बाइडेन तो बहुत परिपक्व आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे भारतीय प्रधानमंत्री से कूटनीतिक चूक हो गई? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ सर, क्योंकि वो उन्होंने ट्रम्प के साथ काफी ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप बनाया था और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था उनके साथ रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है कि वो प्रैग्मेटिक अप्रोच था कि वहां पर जैसा उन्हें लगा कि ये हमारे देश के लिए अच्छा है, वैसा उन्होंने किया। पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई चूक है सर। जो बाइडेन की अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो वो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो भारत के दृष्टिकोण से कितनी कारगर साबित होगी? सर कुछ एरियाज तो हैं जहां पर हमारे बीच में समन्वय है, जैसे अगर चाइना के अगेंस्ट की पॉलिसी है, उनको कंटेन करने की पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की पॉलिसी है, इन्वायरमेंट में पेरिस डील में शामिल होने की पॉलिसी है, या मल्टीलैटरलिज्म इंस्टीट्यूशंस को जैसा कि ट्रम्प ने बाहर आ गए थे, यूएनएचआरसी है और डब्ल्यूटीओ है, इस सबसे जो बाहर आ गए थे, इनमें शामिल होने की जो पॉलिसी है, इन सब में तो काफी अच्छा है सर। पर कुछ इश्यूज हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी खास करके और उनके जो प्रतिनिधि हैं ये जो बाइडेन, वो कुछ इश्यूज पे शायद इंडिया को काउंटर करेंगे, जैसे कि इंडिया की जो कश्मीर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो रिलीजन माइनॉरिटीज रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सब पे शायद कुछ काउंटर करेंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा हमारे रिलेशंस को इफेक्ट करेगा। ट्रंप की चीन के प्रति जो नीति थी और जो बाइडेन की जो चीन के प्रति नीति है, उसके में क्या डिफरेंस? जी सर, सर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता है सर, लेकिन वही मुझे लगता है कि ट्रंप थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव थे चाइना के खिलाफ, और मुझे लगता है बाइडेन थोड़ा कम एग्रेसिव होंगे और वो सिस्टम के अनुसार से चलेंगे। वो उनके जो डिसीजंस होंगे उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा जैसा ट्रंप के डिसीजंस में दिखा, पर पॉलिसी अगेंस्ट की ही रहेगी सर, उनको चाइना को कंटेन करने की। इसका मतलब है कि वो अब चीन के साथ रिलेशनशिप उनका भी सुधरेगा, यानी भारत के साथ भी चीन की का जो रिलेशनशिप है उसमें निश्चित रूप से स्थायित्व की संभावना दिखती है। जी सर। चलिए मैं आपका साक्षात्कार समाप्त करता हूँ।